टीवी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी की सुर्खियों पर। दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व खाद्य दिवस। दुनिया में भूख की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है इस दिन का मनाने का उद्देश्य। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम सेहतमंद कल के लिए अभी खाना सुरक्षित रखें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रस्ताव के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस किया गया था घोषित। पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में धान के मौजूद अवशेष जलाने की घटनाओं में इस साल आई है बेहद कमी। पिछले साल की तुलना में 2021 में पराली जलाने की कम मिली है सूचना। पिछले एक महीने में पराली जलाने के 1795 मामले किए गए थे दर्ज, जबकि 2020 में इसी अवधि के दौरान 4854 मामले किए गए थे दर्ज। और केरल के तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में हुई बारिश। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार। रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं। आज विश्व खाद्य दिवस है। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भूख की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे पूरी दुनिया में से भूख का उन्मूलन किया जा सके। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम सेहतमंद कल के लिए अभी खाना सुरक्षित रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रस्ताव के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस घोषित किया गया था। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह चौंकाने वाला है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी के खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानों के आधार पर भारत को काफी पीछे बताया। तथ्यात्मक आधार के बजाय एक गंभीर प्रणालीगत समस्या के रूप में भी ये पाया गया है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले पब्लिशिंग हाउस कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प ने सही काम नहीं किया है। एफपीओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि अवैज्ञानिक है। उन्होंने फोन पर गैलप द्वारा किए गए 4 क्वेश्चन पोल के परिणामों का मूल्यांकन किया है। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता जैसे कुपोषण के मापने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग नहीं किया गया है। कुपोषण के शास्त्रीय माप के लिए वजन और ऊंचाई माप की आवश्यकता होती है। यह शामिल विधि पूरी तरह से जनसंख्या के एक टेलीफोन पर आधारित किया गया है। रिपोर्ट में कोविड काल के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रमुख प्रयासों के योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि उन्हें सरकार या अन्य स्रोतों से क्या खाद्य सहायता मिली, इसकी जानकारी हो। वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2021 और द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर भी एफओ रिपोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसके साथ साथ कोविड-19 के दौरान आर्थिक मदद के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी योजनाओं को लागू किया। पीएमजेकेवाई और एनएनबीएस के तहत मुफ्त खाद्यान्न, दालें, साबुत, चना का आवंटन एनएफसी के तहत किया गया है।
PMJKY और ANBS के अलावा भारत सरकार ने उन सभी लाभार्थियों के लिए ओपन मार्केट सेल की स्कीम के तहत खाद्यान्न भी लगातार आवंटित किया है। राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के तहत राशन कार्ड जारी किए गए, लेकिन 3 महीने के लिए NFSA के तहत शामिल नहीं किया गया। अप्रैल से जून 2020 तक के महीनों में 21 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 22 रुपए प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान्न के आवंटन में कोई कमी नहीं है। लगभग 13.62 करोड़ परिवारों के लाभान्वित करने के लिए एक श्रमिक को सालाना अतिरिक्त 2,000 रुपए का लाभ प्रदान करने की भी योजना है। 2020-21 में देय 2,000 रुपए की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान किया गया था। अप्रैल 2020 में ही PM किसान योजना के अंतर्गत भुगतान किया गया है। कुल 20.4 करोड़ 204 मिलियन प्रधानमंत्री जन धन योजना महिला खाता धारकों को 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। 6.85 करोड़ परिवारों को समर्थन करने वाले 63 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आयोजित महिलाओं के लिए अतिरिक्त मुक्त ऋण योजना भी है। सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक 3 करोड़ वृद्ध विधवा और दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए प्रति माह 1,000 रुपए भी दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले सूचकांक बाल मृत्यु दर पर भारत की स्थिति में 2020 की तुलना में 2021 में बेहतर सुधार हुआ है। 2 सूचकांकों यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग पर 2020 की तुलना में 2021 में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। और मौजूदा फसल मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 15 सितंबर 2021 से धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की सक्रिय निगरानी कर रहा है। आयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पिछले 1 महीने के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49%, हरियाणा में 18.28% और NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 47.61% की कमी आई है। चालू वर्ष की 1 महीने की अवधि के दौरान पंजाब में पिछले वर्ष की इसी अवधि में पराली जलाने की 4,216 घटनाओं की तुलना में कुल 1,286 मामले सामने आए हैं। इसी तरह हरियाणा के संबंध में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 596 की तुलना में 487 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 42 मामलों के मुकाबले इस वर्ष कुल पराली जलाने की 22 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। दिल्ली और राजस्थान के 2 NCR जिलों से पराली जलाने की कोई सूचना नहीं मिली है। धान अवशेष जलाने की पहली सूचना 16 सितंबर को पंजाब में मिली थी, 28 सितंबर को हरियाणा में और 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में मिली थी। पंजाब राज्य में धान के अवशेष जलाने के प्रमुख क्षेत्र अमृतसर, तरनतारन, पटियाला और लुधियाना हैं। इन 4 जिलों में 72% पराली जलाने की घटनाएं होती हैं। इस तरह हरियाणा में प्रमुख क्षेत्र करनाल है, कैथल और कुरुक्षेत्र है। इन 3 जिलों में पराली जलाने की 80% घटनाएं होती हैं। आयोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ दैनिक आधार पर कार्ययोजना और धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए रूपरेखा के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। CAQM ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 8 NCR जिलों में अब तक कुल 1,795 स्थानों में से 663 क्षेत्रों का निरीक्षण प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा किया गया है। 252 मामलों में पर्यावरण जुर्माना यानी कि EC लगाया गया है। अगले कुछ सप्ताहों में फसल कटाई अपने चरम पर होगी और राज्य सरकारें पराली जलाने की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रवर्तन और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कार्ययोजना के अनुसार लगातार कदम उठा रही हैं। और बात करते हैं बदलते मौसम की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में सर्दियों का आगमन शुरू हो जाएगा और मौसम बदल जाएगा। मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। पहले ही दिल्ली NCR में इस वक्त सुबह और शाम को हल्की ठंड देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की तरफ से शनिवार को दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के एक सिस्टम के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के बाद दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आ सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियों का आगमन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मौसम बदल रहा है। यहां पर अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने शनिवार, रविवार और सोमवार को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अब बात करते हैं इम्फाल की। पपीता हमारे देश का एक ऐसा फल है जिसका उत्पादन कम लागत में किसान आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए
हल्के गर्म जलवायु की जरूरत होती है। साफ शब्दों में अगर कहें तो इसकी खेती 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर करना ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा पौधे का विकास हो, इसके लिए दोमट या बलुई मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। पपीते के पौधे को ठंड और गर्म दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। इम्फाल के कानबा चिंगजिल गांव में एक किसान ने पपीते की खेती कर सबको हैरान कर दिया है। इस किसान ने लगभग 2 हेक्टेयर बंजर जमीन पर पपीते के 4000 से अधिक पौधे लगाए हैं। 2 हेक्टेयर बंजर जमीन पर लगाए गए इन पौधों में पपीतों की भी खूब उत्पादन हो रही है। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जल्द तैयार होने वाला फल है, जिसे पके तथा कच्चे के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसकी खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। देश के अधिकांश भागों में घर की बगिया से लेकर बागों तक इसकी बागवानी का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल और मिजोरम में इसकी खेती की जा रही है। इसके सफल उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकों का उपयोग करके कृषक स्वयं और राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित कर सकते हैं। और कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान आदिकाल से रहा है। खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी, ताकि कृषि में नारी शक्ति के योगदान को रेखांकित करने के साथ उनके कल्याण व विकास के लिए बेहतर योजनाएं चलाई जा सके। इसी पर आधारित हमारे संवाददाता उप यादव की यह खास रिपोर्ट। तो 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है कि खेती में महिलाओं को आकर्षित किया जाए, ताकि जो भागीदारी है बढ़ाई जा सके। तो इसी पे एक पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई व इसके बाद तक की सारी गतिविधियों में आप कदम कदम पर महिला किसानों के योगदान को देख सकते हैं। महिलाओं के कृषि में योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान की स्थापना की थी। इसी क्रम में कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से वर्ष 2016 में कृषि मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला लिया था। देश में करीब 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्र नामक योजना के तहत लिए गए बैंक लोन पर सब्सिडी पुरुषों के लिए 36%, जबकि महिलाओं के लिए 44% है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पुरुष किसानों को 25% की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है। कृषि मशीनीकरण में मशीनों की खरीद पर महिलाओं को 10% ज्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पौध संरक्षण एवं आधुनिक इक्विपमेंट्स के लिए पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक आर्थिक मदद दी जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नीतियों और योजनाओं के केंद्र में न केवल किसानों को आगे रखा गया है, बल्कि खेतीहर महिलाओं को विशेष तरजीह देकर अन्नदाता को घरेलू मोर्चे पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न केवल अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि खेतीहर महिलाओं की कृषि में योगदान और उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने का काम भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से न केवल महिला किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के नए विकल्प तैयार हो रहे हैं, बल्कि अन्नदाता की आर्थिक तरक्की होने के साथ साथ देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। मेरे साथ कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विद्युत अधिक प्रदेश बनाने और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता, खेती और उद्योगों के लिए व्यवसाय सुगमता में सुधार के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संयुक्त रूप से परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनके आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार है, क्योंकि यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति का उपयोग करने के रास्ते भी खोलती है। पेश है खास रिपोर्ट। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड निकट भविष्य में उनकी समृद्धि का साथी बनेगा, क्योंकि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाई और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांवों में होने वाले कुछ बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ। ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्राम वासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा भी मिलेगा। मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिलेगी। संपत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक से लोन लिया जा सकेगा। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। जमीन, मकान के नामांतरण और बंटवारे भी आसानी से हो सकेंगे। सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जा सकेंगे। गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी। यानी देश के गांवों में ग्रामीणों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार साबित होने वाली है। गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं है। मुझे जो स्वामित्व योजना का जो पट्टा जो मुझे मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार खुश है, क्योंकि इस पट्टे से मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, मेरा मकान सही कर बना सकता हूँ, अच्छा व्यवस्थित मेरे परिवार का संचालन सही रूप से कर सकूँ। मैं माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को मैं और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो ऐसी सौगात हमें दी। देश के गांवों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बेहद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है।
ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी। गांवों से आने वाले इस टैक्स को गांवों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दक्षिण 24 परगना में जिला प्रशासन ने सुंदरबन के द्वीपों पर मौजूद गांवों में कोविड संक्रमण दर को शून्य पर लाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को तेज किया गया है। इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति के कारण लोगों को कोविड टीके के डोज देने के बेहद मुश्किल लक्ष्य को किस तरह से यहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरा किया है, देखते हैं सुंदरबन से हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में सुंदरबन में गोसाबा इलाके को सुपर चक्रवात अम्फान और फिर चक्रवात यास द्वारा क्रमिक रूप से तबाह कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के इस इलाके में 9 द्वीपों में फैली 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन सुदूर द्वीपों में लगभग 3 लाख लोग निवास करते हैं। उनमें से लगभग 2 लाख वयस्क हैं और वे कोविड टीकाकरण के लिए पात्र हैं। गोसाबा की लगभग 45% वयस्क आबादी को पहली खुराक पहले ही मिल चुकी थी। कोविड संक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की मदद से इस इलाके में संक्रमण पर काबू पाया जा चुका था और एक समय में यहाँ कोविड संक्रमण लगभग 0 पर आ गया था। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित किए गए हैं और जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने का फैसला किया है। हमने इस इलाके में विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। हमने इस महत्वाकांक्षी योजना को मिशन मोड पर लेने का फैसला किया है। कोविड टीकाकरण अभियान जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाना इस इलाके में इसलिए भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये मूल भूमि से दूर है और यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन नावें रही हैं। कुल मिलाकर कमीरमारी, छोटो मुल्ला खली, लाहिरीपुरी, शंभूनगर, सतजेलिया, दुल्की और पुजली जैसे दूरदराज के गांवों तक कोरोना की खुराक पहुंचाई गई। उच्च ज्वार के दौरान गड़खली से देशी नाव द्वारा लगभग 3.5 घंटे और इन द्वीपों तक पहुंचने के लिए कम ज्वार के दौरान 30 से 60 मिनट का समय लगता है। इलाके के कई गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। गोसाबा के लोगों को पूरी तरह से टीका लगाना हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह एक दूरस्थ इलाका है। यह क्षेत्र पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जिससे एक बार फिर इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह पहल करने का फैसला किया है। हमारे जिलाधिकारी ने गोसाबा में 100% टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। विभिन्न द्वीपों में फैली आबादी के टीकाकरण के लिए पूरे इलाके में कोविड टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर टीकाकरण शिविर लगाए गए। मतदाता सूची की मदद से कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को चिन्हित किया गया। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प भी रखा गया। इन शिविरों में डॉक्टरों को भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया। पूरे अभियान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 90 से अधिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी तैनात किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इधर मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन के जरिए सारे के सारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का काम शुरू किया है। इन इलाकों में इस अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद प्रशासन का दक्षिण 24 परगना जिले में ही राजपुर, सोनारपुर नगरपालिका क्षेत्र में भी इसी तरह के विशेष अभियान चलाने का विचार किया जा रहा है। इन इलाकों में भी हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गौतम मंडल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दक्षिण 24 परगना। और अब बात करते हैं मौसमी फसलों की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें, साथ ही बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। किसान आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले, यहाँ मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की बुआई के लिए समय उचित है। अभी धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। धान के खेत में 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। असम में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ बीन्स की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर लें। यहीं के किसान लोबिया और मटर की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह तिल की बुआई भी करें। मेघालय में ब्रोकली और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लोबिया के खेत में निराई करते रहें। अभी बीन्स के खेत में भी निराई कर लें।
किसान हल्दी और अदरक के खेत में निराई करें। इस समय हल्दी और अदरक में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी और अदरक में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अरे वाह, क्या आपको भी है पीएम किसान योजना के बारे में पूरी जानकारी? कहां और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? किससे करना होगा संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? पीएम किसान योजना की पूरी जानकारी देखिए सरकार आपके साथ में शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुर्गी पालकों को क्या रखनी होगी सावधानी? मानिए चिकित्सक की सलाह, ना करें मनमानी। कैसे होगा रानीखेत रोग से मुर्गियों का बचाव? पोल्ट्री फार्म का कैसा हो रख रखाव? देखिए मुर्गियों में रानीखेत रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। इस रविवार अपना पशु चिकित्सक में शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल
जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। देखिए मंडी खबर 18 अक्टूबर से सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे।